हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? है ना। हम इस क्लास में शुरू करेंगे नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ chemical energy into electrical energy and vice versa and the relation between them। इसका मतलब क्या है? ये केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जिसमें केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी को कैसे कन्वर्ट होता है एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, दैट विल बी ब्रॉडली डिस्कस्ड। है ना। हमने यहाँ लिखा है the chemistry which deals with the study of interconversion of chemical energy and electrical energy into one another and the relation between them। बट सबसे हमको पहले ये सोचना चाहिए ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे जनरेट होता है। फर्स्ट एक कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? द ह्यूमन आदमी कैसे सोचने लगा? कोई साइंटिस्ट हो या केमिस्ट हो, हाउ डिड ही थिंक, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट? क्या कारण था वो उसके दिमाग में आया केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है। दैट इज द बेसिक थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज द कॉन्सेप्ट। है ना। तो अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए हम एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड मान लीजिए सबसे सिंपल NaCl। जब NaCl बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, आप जानते हैं सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है। इज इट क्लियर? तो बनता है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे के सोडियम प्लस यानी कैटायन में कन्वर्ट होता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके आयन में कन्वर्ट होता है। तो क्या होता है ना, सोडियम क्लोराइड आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो आप देखिए, हम जानते हैं व्हेन एनी एलिमेंट डोनेट्स वन इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज oxidation, yani loss of electron is known as oxidation. So we can write when Na will donate one electron, that will be Na plus, and this is the case of oxidation. Is it clear? उस वक्त हम जानते हैं the gain of one electron is nothing but the reduction, यानी Cl जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या होता है Cl माइनस, दैट इज रिडक्शन। ठीक है, तो हमको ये हम कंफर्म होना चाहिए जहां पर एक ऑक्सीडेशन होगा उधर जरूर एक रिडक्शन होगा, बिकॉज विदाउट रिडक्शन देर इज नो ऑक्सीडेशन और वेयर इज ऑक्सीडेशन देर इज मस्ट बी रिडक्शन। क्यों? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कब देगा? जब कोई लेने वाला होगा ना। तो यहां लेने वाला कौन है? क्लोरीन है। जब लेने वाला कोई नहीं देगा, किसको देगा? तो रिडक्शन इज ऑलवेज अकम्पनीड विथ ऑक्सीडेशन। ये दिमाग में पहले जो साइंटिस्ट या जो महामानव ने सोचे यार यहाँ अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उसके साथ साथ रिडक्शन जरूर होता है, यानी दे आर हैपनिंग साइड बाय साइड। एक ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरा रिडक्शन करेगा, या रिडक्शन होगा तभी किसी का ऑक्सीडेशन होगा, या ऑक्सीडेशन होगा तभी किसका रिडक्शन होगा। दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तभी करंट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। समझ रहे हैं आप? द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बात आ गई, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो अगर हम लिख सकते हैं यहाँ Na इधर Cl, यानी सोडियम इज गिविंग वन इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन इज टेकिंग वन इलेक्ट्रॉन, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर यहाँ सोडियम से क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इफ वी आर एबल टू कंटिन्यू दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन बाय एनी मींस, तो क्या होगा? हम बोल सकते हैं सोडियम से क्लोरीन इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है ना। ये हुआ पहला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अगर हम इसी
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर दोनों को इकट्ठा करा सकते हैं या इकट्ठा हैपनिंग हो रहा है, उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में लॉस हो के रिडक्शन के पास गेन हो रहा है, अगर इफ दैट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वी आर कंटिन्यूइंग और वी आर एबल टू मेक देम कंटिन्यू, देन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल। आप समझ गए, अब द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं है, क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन पास करता है तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो देयर। तो यही दिमाग पहले आया, अगर ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन है टेकिंग प्लेस साइड बाय साइड, तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन फ्लो का वी आर एबल टू मेक इट स्पॉन्टेनियस और कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा ना, फ्लो करंट विल हैपन और इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड। तो उसी के कॉन्सेप्ट आ गया क्या, रिडक्स रिएक्शन, हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। रिडक्स मीन्स रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, जहां साइड बाय साइड होता है एक रिएक्शन में, दैट इज नोन एज रिडक्स रिएक्शन। मेनी आयनिक रिएक्शंस आर रिडक्स रिएक्शन, समझ गए। तो उस रिडक्शन रिएक्शन में जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीडेशन जोन रिडक्शन जोन मेड देम ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप समझ गए, ये था पहला कॉन्सेप्ट, कैसे दिमाग आदमी का समझा, सोचा यार केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो सकता है, तुम समझ गए। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर द बेसिक सोर्सेस फ्रॉम वेयर द ह्यूमन थॉट दैट द केमिकल एनर्जी कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको ये बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बिना केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है, जनरेट नहीं करता है। आप समझ गए, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के लिए जो इलेक्ट्रिक टर्म है, इलेक्ट्रिसिटी का जो टर्म हमको पहले डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या क्या हम जानते हैं, मान लीजिए हम सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, सब ऑल द सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिसिटी, नो। वन कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर, तीसरा नॉन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, दोज हु कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। आप समझ गए, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर्स, ठीक है ना। हमारे सामने बहुत से कंडक्टर्स हैं, जितने मेटल्स हैं, है ना, और नॉन मेटल भी एक है, जैसे ग्राफाइट, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है ना। और सेमीकंडक्टर क्या है, जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है बट एट ए मीडियम रेंज। जर्मेनियम, सिलिकॉन, है ना, जब उनका कंडक्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स, या पढ़े हैं बहुत, 10th क्लास में पढ़े। नॉन कंडक्टर्स यानी इंसुलेटर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही नहीं, दोज हु डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो नॉन कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में कौन कौन से गैसेस हैं, पोर्सिलिन, रबर, माइका एटसेट्रा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। और क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। और हम यहाँ डिस्कस करते हैं, कंडक्टर है, कंडक्टर्स भी 2 टाइप्स का है, कंडक्टर्स भी 2 टाइप्स का, कैसे, एक मेटालिक कंडक्टर, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर क्या से, कौन से हैं, दोज मेटल्स हु कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर्स। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, so many metals are there which conduct electricity, है ना। so those are called metallic conductors. And electrolytes are those substances which carries electricity at their fused state or aqueous state. वैसे कितने सब्सटेंस है, अगर उनका हम सोल्यूशन बना दे या फ्यूज्ड स्टेट बना दे, so they are able to conduct electricity। समझ गए आप। मान लीजिए NaCl, सोडियम क्लोराइड, उसका फ्यूज स्टेट यानी उसका सोल्यूशन स्टेट में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स भी 2 भाग में क्लासीफाई है, कैसे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसेस एंड ऑल सॉल्ट्स। जितने स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl है, समझ, H2SO ऊपर जितने स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग बेसिस है NaOH, है ना,
ये स्ट्रॉन्ग बेसिस और ऑल सॉल्ट्स, जितने सॉल्ट्स हैं ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से? ऑर्गेनिक एसिड से थे, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक बेसिस और फेनल्स, अमोनिया एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड नॉन ए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कैरी इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉल्यूशन स्टेट, है ना, वेरी इजीली, बट द conductivity of electrolytes compared to the metallic conductors are very less, and metallic conduction is very fast or higher and in electricity conduction that is less। तो आप समझ गए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप समझ गए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी केमिकल एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, कहाँ से साइंटिस्ट के दिमाग में या केमिस्ट के दिमाग में पहले आया। तो उसका पहला कारण क्या था? oxidation and reduction. From oxidation electron losses and from reduction electron gains. If we can make them happen side by side for a spontaneous, for a continuous time, so electron can flow. We know electricity is nothing but the flow of electron. समझ गए? तो ये आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये आपको याद रखना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, ये देखिए the difference between metallic conduction and electrolytic conduction। जब थ्रू मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है और थ्रू इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट होता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? हमने यहाँ लिखा है, आप इसको नोट करिए और याद करिए। नंबर 1, मेटलिक कंडक्शन में बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल्स। मेटल से जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती है तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है बाय मूवमेंट ऑफ आयंस। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, यानी आयंस के जरिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। नंबर 2, नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। आप देखिए लोहे में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या कपर में कंडक्ट करते हैं तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज का कोई चेंज नहीं होता है ना, तो नो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज ऑकर इन द कंडक्टर। लेकिन यहाँ क्या होता है? डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइट एक्सप्रेस, डिकम्पोजिशन होना जरूरी है। NaCl अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो Na+Cl- हो जाएगा, तभी कंडक्ट करेगा। ठीक है ना। तीसरा, नो मैटर ट्रांसफर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैटर कुछ ट्रांसफर नहीं होता है मेटालिक कंडक्टर में। मान लीजिए हम कपर में, कपर एयर में देते हैं करंट, कपर क्या इधर से उधर चला जाता है? नहीं जाता है। लेकिन इसमें कहते हैं मैटर इज ट्रांसफर्ड, यानी जो आयन से दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी मास इज ट्रांसफर्ड हियर। चौथा क्या है? कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टिविटी घटेगा। आप देखना गर्मी के दिन में हमारे पावर कट बहुत होते हैं, क्योंकि गर्मी के दिन में भी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तो उसमें कहता है कभी कभी वायर भी जल जाता है। तो ये क्या होता है ना, रेजिस्टिव कंडक्टिविटी क्या होता है? टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्टिविटी कम हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है, समझिए। यह क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में। क्यों? ना द मूवमेंट ऑफ आयंस विल बी वेरी फास्ट इफ द वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, समझ गए। उसके बाद 5, रेजिस्टेंस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटॉमिक केर्नल्स। जो एटॉमिक केर्नल्स होते हैं यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में जो वाइब्रेशन होता है, दैट ऑफर्स द रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ मेटालिक कंडक्शन। लेकिन यहाँ क्या होता है? कौन देता है ना? द आयन आयन इंटरेक्शन एंड आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मान Na+Cl- और उसमें वाटर H2O, तो Na+Cl- में जो इंटरेक्शन होता है यानी उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा या धक्का होगा, और वाटर के साथ भी Na+ का वाटर के साथ और Cl- का वाटर के साथ, तो रेजिस्टेंस इज डन बाय दैट इंटरेक्शंस। कंडक्टिविटी जहाँ है मेटालिक कंडक्शन में, यहाँ कंडक्टिविटी इज कंपैरेटिवली लो, क्योंकि यहाँ आयन आयन इंटरेक्शन बहुत है, इधर ओनली एटॉमिक केर्नल्स इंटरेक्शन है फॉर द रेजिस्टिविटी ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप याद रखो। ओके फ्रेंड्स, नाउ विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या है वो समझ चुके हैं, द सब्सटेंस व्हिच कैरीज इलेक्ट्रिसिटी इन देयर फ्यूज स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट, है ना। तो दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स थे, वन स्ट्रॉन्ग एंड वीक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? सो आप देखिए, हमने यहाँ लिखा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गेट्स कंप्लीटली आयोनाइज्ड, यानी अगर हम उसको आयोनाइज करते हैं तो दैट इज गेट्स कंप्लीटली आयोनाइज्ड, यानी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा टेंड्स टू 1, यानी नियरली 1, अप्रोचेस टू 1। NaCl Na++Cl- एक सॉल्ट हम ले रखे, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले रखे H+Cl-, KOH स्ट्रॉन्ग बेस ले रखे K++OH-। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा मींस मान लीजिए आप 100 मॉलिक्यूल ले रखे NaCl
तो NaCl 100 मॉलिक्यूल से 99 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो सकते हैं, मोर देन नियर अबाउट 100 यानी 100 भी हो सकते हैं। समझ गए आप? तो उसको हम बोलेंगे अल्फा अप्रोचेस 1। तो ये कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है कौन सा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ओनली स्लाइटली आयोनाइज्ड, यानी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा इज मच मच लेस देन 1, यानी 1 से बहुत कम होता है। हमने दो ले रखे हैं, एक ले रखे हैं वीक एसिड CH3COH एसिटिक एसिड, CH3CO माइनस प्लस H प्लस, और एक वीक बेस NH4OH NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है ना? यहाँ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज वेरी लेस, यू हैव टू रिमेम्बर। सेकेंड पॉइंट क्या है? अल्फा रिमेन्स कांस्टेंट ऑन डाइल्यूशन। इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम उसको डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशन को, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन यहाँ क्या होगा? अल्फा इंक्रीजेस अप्रेसिबली, थोड़ा सा बढ़ता है इफ हम डाइल्यूट करते हैं, यानी और उसको सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। ठीक है ना? तीसरा नंबर क्या है? लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट एप्लीकेबल हियर इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बिल्कुल आयोनाइज हो जाता है, तो वहां ऑन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स नहीं रहते, तो इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होता है बिटवीन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड ऑन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, यानी आयंस एंड ऑन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ क्या होता है? लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम इज एप्लीकेबल, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में क्या होता है? सारे डिसोसिएट नहीं होते हैं, आयोनाइज नहीं होते हैं, कुछ ऑन डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल रहते हैं और आयंस रहते हैं। तो इक्विलिब्रियम सेटअप होता है किसके बीच में? आयंस एंड ऑन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। तो देयर वी कैन अप्लाई द लॉ केमिकल इक्विलिब्रियम, है नहीं? यहाँ नंबर 4, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हाई। किसमें? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एज कंपेयर टू लो वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ ये कंडक्टिविटी लो है क्योंकि यहाँ आयंस कम है, यहाँ नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है ना, बिकॉज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नंबर 5, नो कोरिलेशन बिटवीन अल्फा एंड डाइल्यूशन, यानी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डाइल्यूशन उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं। डाइल्यूशन जितना करो अल्फा का कोई फर्क नहीं पड़ता है किसमें? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में अल्फा थोड़ा सा बढ़ता है अगर हम डाइल्यूट करते हैं। समझ गए? These are the differences between strong electrolytes and weak electrolytes. You have to remember this. तो डिग्री ऑफ डिस्टिंक्शन आप समझ गए। मान लीजिए हम 100 मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं, उसमें से हमारा 60 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो चुके हैं, तो कितना होगा? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 60/100। तो हमने यहाँ लिखा है डिग्री ऑफ डिस्टिंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्प्लिट इनटू आयंस। 60 हो गया तो 60 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व 100 डिजॉल्व किया तो कितना हो गया? 60/100, यानी 6/10 इज इक्वल टू 3/5। ओके, सो दिस इज द डिग्री ऑफ डिस्टिंक्शन अल्फा। तो अभी हम और एक चीज देखते हैं, इसको नजर करिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कंडक्टिविटी होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? चार्ज इसके ऊपर डिपेंड करता है। चार्जेस इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर 1, इंटर आयोनिक इंटरेक्शंस। इंटर आयोनिक इंटरेक्शंस, मान लीजिए हमने एक सॉल्ट ले रखा है, आयोनाइज किया हुआ है NaCl, उसमें क्या होगा? Na+Cl-। अगर तो उसके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो क्या होगा? कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है ना? दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इंटर आयोनिक इंटरेक्शंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ गए? हमने लिखा है NH4+ OH-, अगर इनके बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन ज्यादा है, सॉल्यूट आयंस, सॉल्यूट इंटरेक्शन, यानी सॉल्यूट आयन के बीच में अगर इंटरेक्शन ज्यादा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। सॉल्वेशन ऑफ आयंस, यानी अगर हमने देखा NH4+ H+ OH-, यानी इसमें क्या है? सॉल्वेंट आयंस है और सॉल्यूट आयंस है, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट आयंस और सॉल्वेंट आयंस के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो या इंटरेक्शन ज्यादा हो, तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगा। समझ गए आप? जो सॉल्यूट हम ले रखे हैं, जो आयनाइज हो चुका है, वो आयंस और सॉल्वेंट के बीच में अगर क्या होगा? इंटरेक्शन ज्यादा होगा, इधर सॉल्वेंट हो या सॉल्वेंट आयन भी हो, तो उसके बीच में जो इंटरेक्शन अगर ज्यादा होगा तो भी क्या होगा? कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट का कम हो जाएगा। नंबर 3, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का विस्कोसिटी ज्यादा है तो मोबिलिटी ऑफ द आयंस विल बी लेस, यानी आयंस अच्छी तरह आसानी से मूव नहीं कर सकते, तो हम उसको कहेंगे क्या? विस्कोसिटी ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। विस्कोसिटी ज्यादा होगा
तो कंडक्टिविटी कम हो सकता है। लास्ट वन क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स का, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक मूवमेंट ऑफ द आयन्स। यानी टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आयन्स का मूवमेंट, मोशन बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी हाई। अब इसको समझिए, उसके बाद हम फिर दूसरे को जाएंगे। ठीक है, अभी समझ गए ना।